गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बीएससी बीएड थर्ड में हम पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी और हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रांसपीरेशन। और ट्रांसपीरेशन में अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक मैं आपको बता चुका हूँ ट्रांसपीरेशन के प्रकार, ट्रांसपीरेशन जो गुणांक है जिसे हम रेशियो कहते हैं वो क्या है, और आगे आज हम बात करेंगे क्रियाविधि के बारे में। हम क्रियाविधि पिछली क्लास में पढ़ रहे थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली काम हो गया था इसलिए मुझे जाना पड़ा था, लेकिन आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जो भी पत्ती है उसकी टीएस में जब हम देखते हैं तो इस तरह से क्या होता है, एपिडर्मिस और ये लोअर एपिडर्मिस, और अधिकतर जो द्विबीजपत्री पृष्ठाधारी पर्णें होती हैं जिन्हें हम डॉर्सीवेंट्रल लीव्स कहते हैं, उनमें अधिकतर जो रंध्र होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? निचली सतह पर, यानी कि लोअर एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं। ये क्या है इसमें? ये है इसके अंदर जाइलम एंड फ्लोवर, और ये बाकी जो कोशिकाएं हैं ये मीजोफिल कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इन मीजोफिल कोशिकाओं के बीच बीच में क्या होता है? अवकाश पाया जाता है। और यहाँ पर यानी इस रंध्र के बिल्कुल ठीक पीछे की ओर पत्ती में एक खाली जगह होती है जिसे हम कहते हैं सब स्टोमेटल चैम्बर। ये क्या है? सब स्टोमेटल चैम्बर है, ठीक है। और ये बाकी मीजोफिल कोशिकाएं, अगर यहाँ पर रंध्र और हैं तो और भी यहाँ पर आप सब स्टोमेटल चैम्बर बता सकते हैं, जो कि ये होता है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है एक्चुअल में। क्या होता है कि सब जानते हैं, जब हमने विसरण दाब न्यूनता के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको ये बताया था कि जल की गति हमेशा कम डीपीडी क्षेत्र से अधिक डीपीडी क्षेत्र की ओर होती है। जब ये कोशिकाएं अधिक मात्रा में जल का उपभोग करती हैं, यानी अपनी उपापचयी क्रियाओं के लिए भी करती हैं, और उसके साथ साथ ही जो जल है वो कहाँ से लेती है? ये लेती है जाइलम की वाहिकाओं या जो पत्ती की शिराओं में मौजूद वाहिकाओं और वाहिनिकाओं से जल का क्या करती है? एब्जॉर्प्शन करती है, यानी कि अवशोषण करती है। अब क्या होता है? होता ये है कि जब इनको जल की ज़रूरत पड़ती है तब इनकी डीपीडी का मान कैसा हो जाएगा? अधिक हो जाता है। यानी इन मीजोफिल कोशिकाओं की डीपीडी का मान कितना है? अब अधिक हो जाता है। जब इनकी डीपीडी का मान बढ़ जाता है, क्योंकि जब रिक्तिकाओं में जल संचित होता है और उसको उपापचयी क्रियाओं के लिए काम में ले लिया जाता है तो कोशिकाओं में जल की कमी महसूस होने लगती है। जल की कमी का मतलब क्या है? विसरण दाब न्यूनता का बढ़ना, यानी कि विसरण दाब की जो न्यूनता है उसकी क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है। यानी कम डीपीडी क्षेत्र से अधिक डीपीडी क्षेत्र की बात हो रही है, तो इनका डीपीडी कैसा हो चुका है? अब अधिक हो चुका है। और ये अपनी पास वाली यानी पत्ती की जो जाइलम में उपस्थित वाहिकाएं और वाहिनिकाएं हैं उनसे जल का क्या करती है? अवशोषण करती है। और इनकी डीपीडी का मान पहले जो अधिक था वो अब कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। क्लियर? ध्यान रखने की बात यह है कि जो मेसोफिल कोशिकाओं के बीच बीच में अंतरकोशिकीय अवकाश होते हैं वहाँ पर डीपीडी का मान अधिक होता है। तो ये जल, जब ये कोशिकाएं जल संतृप्त हो जाती हैं और अपनी उपापचयी क्रियाओं के लिए जल को काम में ले लेती हैं, उसी दौरान इनकी भित्ति भी क्या हो जाती है? जल संतृप्त हो जाती है। तो उस जल संतृप्त भित्ति से चूँकि बाहर का जो स्पेस है अंतरकोशिकीय अवकाश, वहाँ पर डीपीडी का मान ज़्यादा है, तो इस भित्ति से जल का कहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी कि स्थानांतरण हो जाएगा। जल कहाँ आ जाएगा? अंतरकोशिकीय अवकाशों में आ जाता है। अब ये सारे अंतरकोशिकीय अवकाश आपस में जुड़े हुए हैं, क्लियर? और इनके साथ साथ ही क्या है? मीजोफिल कोशिकाएं हैं। तो इस तरह से अंतरकोशिकीय अवकाश में लगातार मीजोफिल कोशिकाओं की कोशिका भित्तियों से जल विसरित होता रहता है। और ये जो अंतरकोशिकीय अवकाश हैं ये इस रंध्रीय अवकाश के साथ जुड़े हुए रहते हैं। जो रंध्र है उसके जो अवकाश हैं जिसमें स्टोमेटल चैम्बर भी आता है, सब स्टोमेटल चैम्बर,
तो ये सारा जो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी डीपीडी का मान ज़्यादा है, यहाँ तो डीपीडी का मान ज़्यादा था ही, और यहाँ भी डीपीडी का मान ज़्यादा है, तो जल कहाँ से कहाँ मूव करेगा, यहाँ आ जाएगा सब स्टोमेटल चैम्बर में। और बाह्य वातावरण जो इसका बाहर का वातावरण है स्टोमेटा का, वहाँ पर डीपीडी का मान हमेशा ही ज़्यादा होता है, यानी डीपीडी कैसी होती है, यहाँ पर अधिक होती है। तो यहाँ पर अब जल उपस्थित है तो यहाँ की डीपीडी कैसी है, इसके मुकाबले तो कम है, इसके मुकाबले क्या है, ये कम है। तो जल कम डीपीडी क्षेत्र से कहाँ जाएगा, बाहर की ओर, यानी अधिक डीपीडी क्षेत्र की ओर मूव करता है। और किस रूप में मूव करता है, ये करता है वाष्प के रूप में, यानी जल वाष्प के रूप में ये बाह्य वातावरण में आ जाता है। तो ये हो जाती है यहाँ पर वाटर वेपर, ये जल वाष्प हो गई। तो जो वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि है वही है ये। इसमें डीपीडी के मान में जो परिवर्तन है वो क्या बता रहा है, वाष्पोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं स्टोमेटल एपरेटस के बारे में। रंध्रीय उपकरण, रंध्रीय उपकरण। देखिए जो रंध्र है वो एक ऐसी संरचना या ऐसा भाग है पत्ती का जो पूरे पादप की वृद्धि पर प्रभाव डालता है। वृद्धि पर प्रभाव इसलिए डालता है क्योंकि जल अवशोषण सीधे रूप से किस पर निर्भर होता है, वाष्पोत्सर्जन पर निर्भर होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जल अवशोषण पर संपूर्ण रूप से वाष्पोत्सर्जन निर्भर हो, लेकिन वाष्पोत्सर्जन पर जल अवशोषण निर्भर होता है। उसका मतलब यही है कि वाष्पोत्सर्जन के दौरान जब जल वाष्प के रूप में बाह्य वातावरण में जाता है, उस दौरान पत्ती से लेकर के उसकी मूल तक, पादप की मूल तक कई प्रकार के बल काम करते हैं, और उन बलों के कारण ही जल अवशोषण लगातार चलता रहता है। अगर वाष्पोत्सर्जन कम या ज़्यादा या उसके मान में परिवर्तन हो जाता है तो जल अवशोषण की दर पर तो सीधा ही प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए रंध्र बहुत ही महत्वपूर्ण भाग माने जाते हैं पादप में, उनकी पत्ती की संरचना में। ठीक है, दूसरा, रंध्र क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान भी करते हैं, ऑक्सीजन का जो है रिलीज करना और CO2 का क्या करना है, एब्जॉर्ब करना, यानी CO2 का अवशोषण और ऑक्सीजन का विसर्जन, यानी कि बाहर बाह्य वातावरण में उसको विसरित कर देना। ये काम भी क्या किसके माध्यम से होता है, रंध्रों के माध्यम से होता है। तीसरा, रंध्रों में उनकी द्वार कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, तो वो क्या करती हैं, वो भोजन संश्लेषण का काम भी करती हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण का काम भी कर सकती हैं। तो पत्तियों की बाह्य त्वचा पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, पत्तियों की बाह्य त्वचा पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और उन छिद्रों को हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। रंध्र देखिए, ये जो भाग है बीच का जो खुला हुआ एक छोटा छिद्र है, ये क्या है, ये रंध्र है। ये रंध्र नहीं है, ये तो क्या है, इसका सहायक भाग है। जैसे कि ये द्वार कोशिकाएं, इस तरह से ये द्वार कोशिकाएं हो गई। ठीक है, रंध्र में वैसे स्टोमेटा के अंदर ही बांधे जाते हैं सारे भाग, पर मुख्य जो रंध्र है वो क्या है, ये वाला होता है। अब इसमें भी क्या है, एक बहुत ही रोचक बात ये है कि जो इसके अंदर जो कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं वक्राकार, या जिसे हम अर्धचंद्राकार हम कह सकते हैं, ये द्वार कोशिकाएं कहलाती हैं। इनको हम क्या कहते हैं, गार्ड कोशिकाएं कहते हैं। और इनके चारों तरफ स्पेशल, पौधे से अलग, यानी पत्ती की बाकी कोशिकाओं से भिन्न प्रकार की क्या पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये वाली। तो ये तो कहलाती हैं सब्सिडियरी सेल, यानी सहायक कोशिकाएं, ये सहायक कोशिकाएं। ठीक है,
ये है इसका जो बीच का जो भाग है रंध्र, ये स्टोमा कहलाता है। पोर कह सकते हैं इसे, स्टोमेटल पोर, छिद्र। और ये क्या है, ये है इसकी गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स हैं, द्वार कोशिकाएं जिनको हम कहते हैं। इन द्वार कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है, क्लियर, और साथ ही साथ इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, रिक्तिका पाई जाती है। इस तरह से ये पूरे रंध्र की संरचना है। ये सारे मिलकर, ये सारे कौन कौन, जिसमें छिद्र भी शामिल है, द्वार कोशिका भी शामिल है, सहायक कोशिका भी शामिल है, और एक क्या है, सब स्टोमेटल चैम्बर। अभी पिछली डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि रंध्र से बिल्कुल ठीक पीछे की तरफ जहाँ पर मेसोफिल कोशिकाएं हैं, वहाँ पर एक थोड़ा सा एक जो एरिया होता है, उस जो छोटा सा भाग है, उस भाग को हम क्या कहते हैं, सब स्टोमेटल चैम्बर कहते हैं। और सब स्टोमेटल चैम्बर के साथ ये सारे भाग मिलकर क्या बनाते हैं, रंध्रीय उपकरण का निर्माण करते हैं। तो रंध्रों के माध्यम से जीवित कोशिकाओं और बाह्य वातावरण के मध्य लगातार संपर्क बना रहता है, गैसों का आदान प्रदान होता रहता है, ठीक है। और साथ ही साथ पत्ती के आंतरिक ऊतक रंध्रों के माध्यम से बाह्य शुष्क वायु के संपर्क में रहते हैं, तो गैसों का आदान प्रदान तो हो ही गया। प्रत्येक रंध्र का जो छिद्र है वो कैसा होता है, वृक्काकार या अर्धचंद्राकार कोशिकाओं से घिरा हुआ होता है, जिन्हें हम गार्ड कोशिकाएं कहते हैं। और एक बीजपत्री पादपों में यही गार्ड कोशिकाएं कैसी होती हैं, अगर एक बीजपत्री पादपों की बात की जाए तो यही गार्ड कोशिकाएं डमरू के आकार की होती हैं। कैसी होती हैं, इस तरह से डमरू के आकार की गार्ड कोशिकाएं पाई जाती हैं, ऐसे डमरू के आकार की। ये कहाँ पर होती हैं, एक बीजपत्री पादपों में होती है। जबकि डाइकोट में कैसी होती हैं, अधिकतर इस तरह की होती हैं। आगे हम बात करेंगे, देखिए इस द्वार कोशिका में, द्वार कोशिकाओं में अंदर की दीवारें, अंदर की कौन सी, जो छिद्र की ओर होती हैं, ये वाले, ये कैसी होती हैं, ये मोटी होती हैं। अंदर की ओर वाली कैसी होती हैं, मोटी होती हैं। और जबकि बाहर वाली जो दीवारें हैं वो कैसी हैं, यानी ये वाली, ये पतली भित्ति होती हैं। ये जो द्वार कोशिका की भित्ति है जो बाहरी, वो तो होती है पतली, और जो अंदर वाली है वो कैसी होती हैं, मोटी होती हैं। और ये जो फर्क है इन दोनों भित्तियों में, इनकी मोटाई में फर्क, ये क्या बताता है कि ये किस आसानी से खुलते और बंद होते रहते हैं। जैसे स्फीत अवस्था आ गई तो ये खुल जाते हैं, और जब स्थिर अवस्था आ जाती है तो ये रंध्र कैसे हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। आगे हम बात करेंगे रंध्रों का वितरण। अगला नंबर है रंध्रों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। रंध्रों का वितरण कैसे होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी, आवर्ती, ठीक है, ये जानेंगे। तो जो द्विबीजपत्री पादप हैं, द्विबीजपत्री पादप मतलब जो डाइकोट प्लांट है, उन डाइकोट प्लांट में जो उसकी डोर्सी वेंट्रल लीव्स हैं, उन डोर्सी वेंट्रल यानी पृष्ठाधारी पत्तियों पर रंध्र कहाँ पर होते हैं, हमेशा निचली सतह पर पाए जाते हैं। जबकि जो एक बीजपत्री पादप होते हैं, मोनोकोट प्लांट, उन मोनोकोट प्लांट में समद्विपार्श्विक पत्ती पाई जाती है, और वहाँ पर रंध्र कहाँ होते हैं, दोनों सतह पर पाए जाते हैं, यानी कि लोअर एपिडर्मिस पर भी और अपर एपिडर्मिस पर भी पाई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा डाइकोट में रंध्र अनियमित वितरित होते हैं। डाइकोट में रंध्रों का वितरण कैसा होता है, अनियमित होता है, यानी पत्ती का जो एपिडर्मिस है वहाँ पर इनका जो वितरण है वो कैसा है, अनियमित होता है। जबकि एक बीजपत्रियों में ये समानांतर अनुदैर्घ्य पंक्तियों में रहते हैं। जैसे कोई प्रॉपर मैं नहीं बना रहा हूँ पत्ती, ना एक बीजपत्री की ना द्विबीजपत्री की, बस एक उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ। तो जो इस तरह से रंध्र एक समानांतर अनुदैर्घ्य पंक्ति में हो इस तरह से, तब कौन से
पादप होते हैं मोनोकॉट, ठीक है। और जब पत्ती में उनकी एपिडर्मिस पर रंध्रों का असमान वितरण हो तो कैसा होता है, डाइकोट पादप, ठीक है। इसके बाद आते हैं, हम आगे बात करते हैं, जो मरुदभिदी पादप होते हैं वहाँ पर रंध्र कैसे होते हैं, धंसे हुए या खांच में पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, संकन स्टोमेटा कहते हैं, यानी धंसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। ज़्यादा जो जल का उपभोग नहीं करते हैं मरुदभिदी पादप, यानी वाष्पोत्सर्जन कम होता है मरुदभिदी पादपों में, जल का उपभोग तो अधिक करते हैं, यानी जल उपभोग की दृष्टि से तो दक्ष होते हैं, परंतु वाष्पोत्सर्जन करने की दृष्टि से कैसे होते हैं, ये दक्ष नहीं होते हैं। तो ऐसे पादपों में रंध्र कैसे पाए जाते हैं, धंसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। जबकि जो मध्योद्भिद पादप हैं उनमें सतह के समतल पाए जाते हैं, जैसे ये सतह है तो इस सतह के समतल पाए जाएंगे। मरुदभिद विधि में तो क्या है, धंसे हुए पाए जाएंगे, और इसमें क्या पाए जाते हैं, समतल पाए जाते हैं। जबकि जल निमग्न पौधों में किस तरह से पाए जाते हैं, थोड़े से उभरे हुए होते हैं। देखिए कैसे, ये तो हो गया धंसा हुआ रंध्र, ठीक है, इस तरह से अंदर ही होता है धंसा हुआ रंध्र, ठीक है। ये क्या है, इसकी एपिडर्मिस, क्लियर। और ये हो गया सपाट रंध्र, इस तरह से जो रंध्र है वो कैसा है, सपाट होता है, यानी ज़्यादा धंसे हुए भी नहीं होते, लेकिन बराबर के होते हैं, इस तरह से। एपिडर्मिस के कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, इस तरह से, ठीक है। ये हो गए समतल सतह वाले। तो ये तो पाए जाते हैं जीरोफाइट में, ये पाए जाते हैं मीजोफाइट में, ठीक है। और ये किस में पाए जाते हैं, जो थोड़े से उभरे हुए होते हैं, इस तरह से ऐसे थोड़े से बाहर की ओर निकले हुए होते हैं, ये पाए जाते हैं हाइड्रोफाइट में। हाइड्रोफाइट यानी जल निमग्न पादपों में पाए जाते हैं। हाइड्रोफाइट जो जलीय पादप हैं उनमें भी कैसे हैं, जल निमग्न, जो जल में डूबे हुए होते हैं, उनके अंदर इस तरह से ऊपर की ओर उभरे हुए पाए जाते हैं। अधिकतर जो जलीय पौधे होते हैं उनमें रंध्र नहीं पाए जाते, परंतु पाए जाते हैं तो कैसे पाए जाते हैं, इस तरह से उभरे हुए रंध्र पाए जाते हैं। आगे है, पत्तियों की दोनों सतह पर रंध्रों का वितरण किस तरह से हो सकता है, वो हम देखेंगे। तो इसमें पहला आता है एप्पल एंड मलबेरी टाइप। एप्पल एंड मलबेरी टाइप यानी सेब व सहतूत प्रकार, सेब व सहतूत प्रकार। ये हम आगे जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, वितरण पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वर्ग बता रहा हूँ मैं, पहला वर्ग है इसमें सेब और सहतूत प्रकार। सेब और सहतूत प्रकार में रंध्र केवल निचली सतह पर होते हैं, यानी पहला जो क्या है इसमें क्या पाए जाएंगे, केवल निचली सतह पर पाए जाते हैं। सेब और सहतूत प्रकार में केवल निचली सतह पर पाए जाते हैं, और इस प्रकार को हम क्या कहते हैं, हाइपोस्टोमेटिक कहते हैं। हाइपोस्टोमेटिक, अधोरंध्री, इसे हम क्या कहेंगे, अधोरंध्री, ठीक है। सेब और सहतूत इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अगला जो है वो है पोटैटो टाइप। बी कैसा है, पोटैटो टाइप। पोटैटो माने आलू प्रकार। इसमें क्या है, दोनों सतहों पर उपस्थित रंध्र दोनों सतहों पर उपस्थित होते हैं, पहली बात तो ये, ठीक है। निचली सतह पर ज़्यादा होते हैं, यानी ऊपर वाली सतह का मतलब जो ऊपर वाली एपिडर्मिस है वहाँ पर कितने होते हैं, कम होते हैं, जबकि निचली सतह पर कैसे होते हैं, ज़्यादा होते हैं। और इस प्रकार को हम क्या कह सकते हैं, एम्फीस्टोमेटिक यानी उभयरंध्री। तो आलू कैसा है, उभयरंध्री है।
सेब और सहतूत कैसे हैं? ये कैसे हैं? ये है अधोरंध्री। नेक्स्ट है ओट टाइप, COAT टाइप, यानी जई प्रकार। अगला जो आता है इसमें वो आता है जई प्रकार। जई प्रकार में दोनों सतहों पर समान रूप से रंध्र पाए जाते हैं, चाहे वो निचली एपिडर्मिस हो चाहे ऊपर वाली एपिडर्मिस हो, दोनों पर समान संख्या में दोनों सतहों पर। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल आप बता सकते हैं ओट टाइप में, जैसे जई है, गेहूं है। एक बीजपत्री पादपों में ग्रेमिनी कुल के पादप जो हैं वो इसमें आते हैं। क्लियर? इसके बाद आता है वाटर लिली टाइप, नंबर D, वाटर लिली टाइप। वाटर लिली यानी जल लिली। ठीक है, तो इसमें कैसा होता है? रंध्र केवल ऊपरी सतह पर होते हैं, केवल ऊपरी सतह पर। इसमें रंध्र केवल ऊपरी सतह पर होते हैं, तो इसका एग्जाम्पल वाटर लिली। और इस प्रकार को हम क्या कह सकते हैं? एपिस्टोमेटिक, यानी इसको हम क्या कहेंगे? हिंदी में कहते हैं अधिरंध्री। अधिरंध्री। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे पोटेमोजीटोन टाइप। अगला है पोटेमोजीटोन टाइप। नेक्स्ट पोटेमोजीटोन टाइप। पोटेमोजीटोन टाइप में रंध्र क्या होते हैं? सामान्यतया अनुपस्थित होते हैं या फिर कार्य विहीन होते हैं। तो इसके अंदर या तो अनुपस्थित या कार्य विहीन। ठीक है, एग्जाम्पल एक तो यही हो गया पोटेमोजीटोन, और दूसरा हो जाता है वेलिस्नेरिया। ये इसके एग्जाम्पल हैं। क्लियर? तो ये वितरण मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, जो पत्ती का क्षेत्रफल है उसमें 1 से 2% पत्ती के कुल क्षेत्रफल का 1 से 2% क्या होते हैं? रंध्र होते हैं। यानी पत्ती की जो सरफेस है, क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल का 1 से 2% भाग रंध्रों से घिरा रहता है। और पत्तियों में रंध्रों की संख्या प्रति वर्ग सेंटीमीटर, रंध्रों की संख्या प्रति वर्ग सेंटीमीटर कितनी हो सकती है? ध्यान रखना है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो सकती है 100 से 60,000 तक। क्लियर? 100 से 60,000 तक पत्तियों की संख्या हो सकती है। तो पत्ती के प्रति इकाई क्षेत्रफल में रंध्रों की संख्या को हम क्या कहते हैं? रंध्रीय आवृत्ति कहते हैं। पत्ती की प्रति इकाई क्षेत्रफल में रंध्रों की संख्या क्या कहलाती है? रंध्रीय आवृत्ति कहलाती है। क्लियर? तो प्रति इकाई एक अगर देखें सेंटीमीटर, प्रति वर्ग सेंटीमीटर कितनी है? 100 से। अब देखिए, पहली बात तो ये कि किसी भी जाति विशेष में रंध्रों की बहुलता का मान कभी भी स्थिर नहीं होता है। यह मान किस पर निर्भर करता है? पत्ती की पादप पर स्थिति पर और वातावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। इसके अलावा एक पत्ती में भी आधार से शीर्ष की ओर, जैसे ये पत्ती है तो इसमें आधार से शीर्ष की ओर बढ़ते हुए और सिरा से किनारे की ओर बढ़ते हुए रंध्रों में बहुरूपता पाई जाती है। तो पत्ती के इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित सभी, आगे हम बात करेंगे रंध्रीय सूचकांक। नेक्स्ट जो है वो है स्टोमेटल इंडेक्स। रंध्रीय सूचकांक।
स्टोमेटल इंडेक्स। स्टोमेटल इंडेक्स क्या कहता है? पत्ती के इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित सभी एपिडर्मल कोशिकाओं तथा रंध्रों की प्रतिशत संख्या की तुलना को हम क्या कहते हैं? रंध्रीय सूचकांक कहते हैं। यानी पत्ती की इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित एपिडर्मल सेल्स व, ठीक है, एपिडर्मल सेल्स व रंध्रों की प्रतिशत संख्या की तुलना, रंध्रों की प्रतिशत संख्या की तुलना को हम क्या कहते हैं? रंध्रीय सूचकांक कहते हैं। ये क्वेश्चन 1.5 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। और इसको हम एक सूत्र द्वारा निरूपित करते हैं, I बराबर S अपॉन E, I बराबर S अपॉन E प्लस S इंटू 100। इस सूत्र से इसको बताया जाता है, ठीक है। तो I क्या पर, I यहाँ पर क्या है? रंध्रांक है। I का मतलब क्या है? स्टोमेटल इंडेक्स, ठीक है। E का मतलब एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल कोशिकाएं, यानी इकाई क्षेत्रफल में एपिडर्मल कोशिकाओं की संख्या इकाई क्षेत्रफल में, ठीक है। और S क्या है? S है इकाई क्षेत्रफल में रंध्रों की प्रतिशत संख्या या इकाई क्षेत्रफल में रंध्रों की संख्या, ठीक है, इस तरह से। तो ये रंध्रीय सूचकांक। अब देखिए रंध्रांक जो है यानी रंध्रीय सूचकांक, इसका मान पत्ती की स्थिति, पादप की आयु, वातावरणीय कारकों, इनसे ये कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। यानी अगर हम रंध्रीय आवृत्ति की बात करें तो वो बदल सकती है, परंतु रंध्रीय सूचकांक जो है वो नहीं बदलता है। या ना तो इस पर वातावरण का कोई प्रभाव होता है या पादप की आयु का, पत्ती की स्थिति का, कोई भी, ये इन सब से कैसा होता है? अछूता होता है। इसलिए इसको हम पादप जातियों का एक विशिष्ट लाक्षणिक गुण मान सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट बस इतना ही, और कल हम रंध्रों की विसरण क्षमता के बारे में और रंध्रों द्वारा किस तरह से विसरण होता है, रंध्रों का किस तरह से योगदान है वाष्पोत्सर्जन में, विसरण में, उन सब के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने जितने भी मत सिद्धांत दिए हैं, तो आगे की जो क्लास है उनमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक जो करवाया है उसको आप अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।